सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शैल वी स्टार्ट। तो कल के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है वो एक बार देखते हैं और फिर हमारे अगले पार्ट के साथ हम कवर करते हैं। शैल वी स्टार्ट। तो कल बेसिकली हमने पहले सिलेबस डिस्कस किया, पेपर का पैटर्न देख लिया और उसके बाद हमने शुरुआत की थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के साथ, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के साथ। इज इट राइट? फाइन। तो सबसे पहले हमने इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो डेफिनेशन दिया है इन्वेस्टमेंट का वो डिस्कस किया था। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट्स आर बेसिकली एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल और फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन और फॉर अदर बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज। तो ये सभी क्राइटेरियाज अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ही हम उस एसेट को इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। इसके साथ साथ हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंडर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का डेफिनेशन जब देखेंगे तब हमें डिफरेंस समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट कब बोलना है किसी भी एसेट को और पीपी कब बोलना है। पीपी कब बोलना होता है? जब हम एसेट बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो वी विल कॉल इट एज पीपी। अगेन वहां पे एक कंडीशन है कि वो एसेट 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए यूज होना चाहिए। लेकिन ये बात कहाँ पे पढ़नी है हमें? AS 10 में। फिलहाल तो हमें इन्वेस्टमेंट का मतलब जानना है। तो इन्वेस्टमेंट भी एक एसेट है, बट हमने ये एसेट किस चीज के लिए हमारे पास रखा है? फॉर अर्निंग इनकम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एसेट से हम लोग अर्न करना चाहते हैं इनकम बाय वे ऑफ दीज सोर्सेस। आई होप यू आर गेटिंग इट। फाइन। फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का ये जो स्टैंडर्ड है ये इन 4 चीजों के बारे में बात नहीं करता है। मतलब ये 4 चीजों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट AS 13 में नहीं दिया है। कौन सी 4 चीजें हैं? बेसिस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इनकम्स। देखो ना सारे क्या है ये? इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल, ये सब इनकम है। इनकम का अकाउंटिंग कैसे करना है वो AS 13 में नहीं बताया है। तो कहां पे बताया है? AS 9 में। क्या AS 9 हमारे सिलेबस में है? हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन बाद में पढ़ेंगे। देन ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स अगर कुछ है तो उनका अकाउंटिंग कैसे करना है वो हमें कहां पे पढ़ना है? AS 19 में। ओके, उसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वहां पे हम उसकी बात करेंगे। देखो अभी अकाउंट्स में ऐसा होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मेंशन की गई है। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी है। तो पहला पढ़ाने के बाद आपको दूसरा समझेगा या फिर दूसरा समझने के लिए पहला पढ़ना जरूरी होगा। यानी बहुत बार ऐसा होगा कि मैं आपको बताऊंगा कि ये बाद में पढ़ेंगे, तो बाद में मैं जहां उस पॉइंट पे जब जाता हूं तब ये पॉइंट वापस वहां पे हाईलाइट करवाता हूं। तो यू डोंट वरी अबाउट इट, इट इज माय ड्यूटी। देन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स, इसके लिए भी एक स्पेशल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 15। देन लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस के लिए हमेशा, मतलब हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप देखोगे लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस जो है जैसे कि अपना LIC, उनके लिए AS आर नॉट एप्लीकेबल। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। उनके लिए एक स्पेशल एक्ट दिया गया है, IRDA एक्ट। तो उसमें उन्होंने बताया है कि उनके इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग कैसे करना है, वो उस एक्ट में दिया हुआ है। तो अगर कोई डेडिकेटेड एक्ट है किसी कंपनी के लिए या फिर किसी एंटरप्राइज के लिए तो उनको वो फॉलो करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कभी एक्ट के ऊपर नहीं है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ओके। एंड म्यूचुअल फंड्स के लिए भी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी, मतलब हम लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो AS 13 एप्लीकेबल है। हम एज अ बिजनेस एंटरप्राइज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो AS 13 हमें अप्लाई होगा। बट दोस्तों हम अगर म्यूचुअल फंड कंपनीज भी क्या करती है? हर रोज म्यूचुअल फंड में जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको AS 13 इज नॉट एप्लीकेबल। वो उनके कॉमन प्रैक्टिसेस के हिसाब से अकाउंटिंग कर लेंगे। फाइन। ये बस हमें MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट ध्यान में रखना है। इसके ऊपर एक MCQ भी है हमारे क्वेश्चन बैंक में। कभी हम जब MCQ क्वेश्चन बैंक करेंगे तब वो बात वहां पे चर्चा करेंगे। फाइन। अब हम बातें करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स की। बेसिकली अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स समझने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट्स को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करना है। पहली कैटेगरी कौन सी है? करंट इन्वेस्टमेंट्स। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स किसको बोलेंगे? जो रेडिली रियलाइजेबल इन कैश है एंड इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर लेस देन 12 मंथ्स।
क्लियर है? तो करंट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, यानी जो इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकता है, इमीडिएटली पीरियड डिफाइंड नहीं है, नियर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, तो 6 महीना 8 महीना लग रहा है तो यू डोंट कॉल इट एज अ करंट इन्वेस्टमेंट। हाँ, 5-6 दिन में इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो रहा है कैश में, यू कॉल इट एज अ करंट इन्वेस्टमेंट। आर यू ऑल गेटिंग इट? फाइन। तो इन्वेस्टमेंट्स दैट बाय इट्स नेचर रेडिली रियलाइजेबल इन कैश एंड इज इंटेंडेड टू बी हेल्ड नॉट फॉर मोर देन 1 ईयर। तो आपका इंटेंशन भी उसको होल्ड करने का नहीं है 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए। ऑब्वियसली 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए अगर आपका इंटेंशन नहीं है उसको होल्ड करने का, तो वो रेडिली रियलाइजेबल ही होगा मोस्टली। करेक्ट है ना? इन्वेस्टमेंट हम कौन सा बेचने, हम कौन सी इन्वेस्टमेंट बेचने की इच्छा रखेंगे, जो रियलाइज होने वाली है उसी को बेचने का प्रयास होगा ना हमारा। अगर मान लो आपके इन्वेस्टमेंट को कोई खरीदने ही नहीं वाला है तो हम बेच ही नहीं सकते। आई होप यू आर गेटिंग इट। देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसको बोलना है? जो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है उसको। अब सर ये क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि इन दोनों के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग बताए गए हैं AS 13 में। अब डिफरेंस कहां पे है वो बाद में समझेंगे, बराबर है क्या? अभी पहले हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में कौन से इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है वो समझना पड़ेगा। कुल मिला के इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या क्या ट्रांजैक्शंस एंटर कर सकते हैं वो हमने कल हमारे बुक में लिख के लिया है। कौन से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के केस में? एक तो आप इन्वेस्टमेंट पहले खरीदोगे, पहला ही ट्रांजैक्शन नहीं है, खरीदना पड़ेगा। जैसे ही खरीदा उस इवेंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उस इवेंट को हम लोग कौन सा इवेंट बोलते हैं? इनिशियल रिकॉग्निशन। कौन सा इवेंट बोलते हैं? इनिशियल रिकॉग्निशन। फर्स्ट टाइम जब हम हमारे बुक्स में इन्वेस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करने जाएंगे AS 13 की भाषा में इसको इनिशियल रिकॉग्निशन माना जाता है। एंड करंट इन्वेस्टमेंट के केस में इनिशियल रिकॉग्निशन कौन से अमाउंट से करना है? कॉस्ट के अमाउंट से करना है, मतलब एट कॉस्ट, एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे करना है? इसमें हमें एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेना है प्लस सारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द एक्विजिशन। एक्विजिशन से जुड़े हुए सारे खर्चे हमें इंक्लूड करने हैं इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में ही। यानी मान लो अगर हमने शेयर्स खरीदे 1 लाख रुपयों के और उसके ऊपर 10,000 का ब्रोकरेज पे किया, तो 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 में हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। सम अकाउंटेंट में treat that 10,000 as a revenue expenditure but AS 13 do not allow it। तो जिन कंपनियों को AS 13 एप्लीकेबल है, जो कि पूरे इंडिया में सभी कंपनियों को एप्लीकेबल है, उन सभी लोगों को इन्वेस्टमेंट जब खरीदते हैं तब इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कॉस्ट में ही लेने पड़ते हैं। आर यू ऑल गेटिंग इट? कोई भी उसको P&L में दिखा नहीं सकता है। और ये चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है? एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोगों की, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। सो यू हैव टू चेक इन फ्यूचर क्या इन्होंने ब्रोकरेज इन्वेस्टमेंट खरीदते समय जो पे किया है वो इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में ऐड किया है कि नहीं किया है। एंड इफ दे आर नॉट डूइंग इट यू विल से दैट दे आर नॉट कंप्लाइंग AS 13, so you will qualify your report। ये आपको फ्यूचर में ऑडिट सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। तो ये लॉज जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी एक लॉ ही है जो हमें अप्लाई करना है हर कंपनी के लिए। क्लियर है क्या? उसकी एप्लीकेबिलिटी वगैरह सारी बातें बाद में देखेंगे। फाइन। तो करंट इन्वेस्टमेंट इनिशियल रिकॉग्निशन विल बी डन एट कॉस्ट। ऑब्वियसली नॉन करंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बातें अभी तक हमने नहीं करी थी, बट फिर भी आप यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में देख रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? फाइन। नाउ सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कब आ सकता है? अगर इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट डेट पे, बेसिकली पहला सवाल ये होना चाहिए कि सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कब करना पड़ता है? एज पर AS 13 बैलेंस शीट डेट पे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना पड़ेगा। एज पर AS 13 बैलेंस शीट डेट पे आपको सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना पड़ेगा। किसका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना है? इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मैंने 1,10,000 में रिकॉर्ड किए हैं, वापस से उसको रिकॉर्ड करना है। अब क्या चक्कर है सर? ये आपको इसकी फेयर वैल्यू देखनी है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कौन सी है? करंट इन्वेस्टमेंट है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है तो आपको उस इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। उसके लिए हमें समझना था कि व्हाट इज फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मतलब क्या? जनरली मार्केट वैल्यू रिप्रेजेंट्स फेयर वैल्यू, बट फेयर वैल्यू कैन बी डिफरेंट देन मार्केट वैल्यू। मार्केट में जो चीज जिस भाव पे मिलती है उससे फेयर वैल्यू अलग हो सकती है। कौन सा एग्जांपल? धोनी के बैट का एग्जांपल।
बराबर है ना। मार्केट में वही बैट बेचा जाए तो 10,000 में मिलेगा, धोनी ने हाथ लगाया 1 करोड़ रुपए भी हो सकता है। तो फेयर वैल्यू कैन बी डिफरेंट देन मार्केट वैल्यू इन एक्सेप्शनल सिनारियोज लाइक दिस। अदरवाइज गन पॉइंट ट्रांजैक्शन है तो भी फेयर वैल्यू अलग हो सकता, सॉरी फेयर वैल्यू मान लो कोई भी चीज 10,000 रुपए की मिल रही है, लेकिन किसी के कनपट्टी पे गन रख के मैंने 1 लाख में बेची, तो क्या 1 लाख फेयर वैल्यू होगा या 10,000 फेयर वैल्यू होगा? 10,000 फेयर वैल्यू होगा। 1 लाख कैसे होगा? फेयर वैल्यू का मतलब क्या है? फेयर वैल्यू इज अ वैल्यू एट विच एनीथिंग कैन बी एक्सचेंज बिटवीन नॉलेजेबल बायर नॉलेजेबल सेलर इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। यानी पैसे देने वाला ये आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मतलब फेयर ट्रांजैक्शन होना चाहिए। उस ट्रांजैक्शन पे कोई भी चीज एक्सचेंज कर रहे हो, वो जो वैल्यू है उसको फेयर वैल्यू बोलना है। क्लियर है क्या? धोनी के बैट का एग्जांपल भी बराबर उसका अपोजिट है। देखो गन पॉइंट ट्रांजैक्शन बताया मैंने, उस केस में 10,000 रुपए विल बी द फेयर वैल्यू, करेक्ट है ना। भले आपने 1 लाख में बेचा है प्रोडक्ट, बट उसको बेचा जाता आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन में। अभी गन रखा इसलिए वो 10 लाख हो गया, 1 लाख हो गया। अगर गन नहीं रखते तो कितने में जाता? 10,000 में। तो नॉलेजेबल बायर भी होना चाहिए, किसी को उल्लू बनाना इज नॉट इक्वल टू फेयर वैल्यू। मान लो आपको कोई ज्ञान ही नहीं है धोनी के बैट का, आप आके क्या बोलोगे? 200 रुपए में बैट खरीदता हूं मैं, सेकेंड हैंड है, बराबर है क्या? हाँ, बट वो धोनी का बैट है, आपको पता होना चाहिए बेसिकली, तब आप बराबर बीडिंग करोगे। तो फेयर वैल्यू अंडरस्टैंड करो दोस्तों। मोस्टली आपको फेयर वैल्यू है या मार्केट वैल्यू है ये दिया जाता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दोनों दिए तो आपको कंपलसरी कौन सा वैल्यू लेना है? फेयर वैल्यू ही लेना है। AS 13 में फेयर वैल्यू टर्म को यूज किया है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स जो है, करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज कब करने हैं? अगर आपके बैलेंस शीट डेट पे आप इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके बैठे हो तो। मान लो बैलेंस शीट डेट के पहले ही सारे इन्वेस्टमेंट मैंने बेच दिए, तो आपको सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट बेचे मतलब आपके बुक्स में वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट रहेगा ही नहीं। अगर अकाउंट ही नहीं है तो उसको सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करने का संबंध ही नहीं है। आर यू ऑल गेटिंग इट? यानी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कब करना है? बैलेंस शीट डेट पे अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, और वो भी कौन से प्रकार के? कोई भी प्रकार के हो, करंट हो लॉन्ग टर्म हो, दोनों को सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करना है। बस दोनों को सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करने का जो रूल है वो थोड़ा अलग अलग है, इसीलिए हमने इन्वेस्टमेंट को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। इनिशियल रिकॉग्निशन दोनों का सेम है, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करने जा रहे हो, दोनों को कौन से वैल्यू से रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट से। यहां पे ध्यान में क्या रखना है? कॉस्ट में बस हमें इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी ऐड करने हैं। क्लियर है क्या दोस्तों? फाइन। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करंट को भी करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को भी करना है। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करंट इन्वेस्टमेंट्स का भी करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का भी करना है। क्या आपको ये बात समझ में आई? करंट इन्वेस्टमेंट्स का सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कौन से रूल से करेंगे? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। सभी बच्चों को समझ में आया? ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोल रहा है, और इसमें बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, कौन सा? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? फाइन, आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन बाद में डिस्कस करने वाले हम लोग। इज इट राइट? फाइन। ये सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के केस में अभी हमारा इन्वेस्टमेंट जो मैंने एग्जांपल दिया था वो कितने में खरीदा था? 1 लाख में। ब्रोकरेज कितना पे किया था? 10,000 का। तो इनिशियल रिकॉग्निशन कितने का हुआ? 1,10,000 का। बैलेंस शीट डेट पे ये इन्वेस्टमेंट मेरे पास ही है ऐसा समझ लो, और इसको मैं करंट इन्वेस्टमेंट क्लासीफाई कर चुका हूं, क्योंकि मेरा इंटेंशन जो है उसको 12 महीने से कम पीरियड के लिए होल्ड करने का इंटेंशन है मेरा। आर यू ऑल गेटिंग द सिचुएशन हियर? नाउ आई हैव चेक्ड ऑन 31st मार्च वॉट एवर ईयर इट इज, इस 31st मार्च को इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू यानी फेयर वैल्यू 1 लाख रुपए है। तो रूल के अनुसार मुझे इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,10,000 पे जो अभी दिख रहा है वो कितने पे लाना पड़ेगा? 1 लाख पे लाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट इज 1,10,000 एंड फेयर वैल्यू इज 1 लाख। विच एवर इज लोअर पे आपको सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना है, यानी इन्वेस्टमेंट को दोबारा रिकॉर्ड करना है। कितने पे? इन दोनों के लोअर अमाउंट से। तो 1 लाख लोअर है या 1,10,000? 1 लाख लोअर है, तो 1 लाख पे इन्वेस्टमेंट दिखा दो। जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखा रहा था, अब उस इन्वेस्टमेंट अकाउंट को मुझे लाना कितने पे है? 1 लाख रुपयों पे लाना है।
आर यू ऑल गेटिंग इट? यानी 10,000 से इन्वेस्टमेंट का डेबिट बैलेंस कम करना है। अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम से चलता है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट को 1 लाख पे लाया तो काम खत्म हुआ क्या? नहीं, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। हमें और एक अकाउंट, कोई ना कोई एक अकाउंट क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को कम करना है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। आर यू ऑल गेटिंग इट? विच अकाउंट यू आर गोइंग टू डेबिट? तो आपके AS 13 में बोला है एनी रिडक्शन टू द फेयर वैल्यू, मतलब 1,10,000 की इन्वेस्टमेंट 1 लाख पे ला रहे हो, एंड एनी रिवर्सल ऑफ सच रिडक्शन, यानी पिछली बार कहीं पे आपने रिडक्शन किया था, नाउ मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। शेयर्स के केस में अक्सर ऐसा होता है। शेयर्स के केस में अक्सर ऐसा होता है। अभी मान लो मेरे पास रिलायंस के शेयर्स है जो मैंने 1 अप्रैल 2021 को खरीदे थे। डेट पे कॉन्सेंट्रेट करना। रिलायंस के शेयर से मेरे पास 1 अप्रैल 2021 को खरीदे थे। फिर बैलेंस शीट डेट आया 31 मार्च 22। कितने में खरीदे थे? 1,10,000 में खरीदे थे। 31 मार्च 22 को शेयर्स की मार्केट वैल्यू बन जाती है 1 लाख रुपए। तो मुझे इन्वेस्टमेंट कितने पे लाने पड़ेंगे? 1 लाख पे। तो 10,000 का नुकसान P&L में भेजूंगा। एनी रिडक्शन टू द फेयर वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू P&L। 31 मार्च 23 को अभी भी इन्वेस्टमेंट मेरे पास है और अभी भी मेरा इंटेंशन है इसको इमीडिएटली बेचने का, बट मैं जो मेरे मन में प्राइस है ना उसके लिए रुका हुआ हूँ। जैसे ही ये प्राइस मान लो 1,30,000 पे आ जाता है, मैं बेचने वाला हूँ। मेरा इंटेंशन क्लियर है। प्राइस कब 1,30,000 पे आएगा आई डोंट नो, बट जैसे ही ये 1,30,000 पे आएगा माई इंटेंशन इज टू सेल इट। आई डोंट वॉन्ट टू कीप इट फॉर मोर देन 12 मंथ्स प्रैक्टिकली। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? फाइन। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, 1 लाख रुपए का मेरे पिछले साल का अकाउंटिंग किया हुआ था। पहले 1,10,000 से रिकॉर्ड किया था, फिर वापस उसको 1 लाख पे लाया। तो अभी मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने पे दिख रहा है? 1 लाख रुपए पे। इस 1 लाख को मैं क्या बोलता हूं? कैरिंग अमाउंट। आर यू ऑल गेटिंग इट? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 1,10,000 थी। 31 मार्च 2022 को वो कैरिंग अमाउंट मैंने AS 13 के कारण सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करके कितने पे लाई? 1 लाख पे लाई। आर यू गेटिंग इट? तो आप समझ लो बात को। कैरिंग अमाउंट है 1 लाख, कॉस्ट कितनी है? 1,10,000 ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। अब 31 मार्च 23 को यानी सेकेंड ईयर के एंड में रिलायंस के शेयर्स 1,20,000 पे गए हैं। कितने पे गए हैं? 1,20,000 पे गए हैं। रूल के अनुसार फेयर वैल्यू क्या है? 1,20,000। कॉस्ट क्या है? 1,10,000। कॉस्ट कितना है? 1,10,000। तो विच एवर इज लोअर के अनुसार इन्वेस्टमेंट कितने पे दिखने चाहिए? 1,10,000 पे दिखने चाहिए, लेकिन अभी दिख कितने पे रहे? 1 लाख पे। तो इन्वेस्टमेंट को अभी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एनी रिवर्सल ऑफ सच रिडक्शन इज इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L ओनली। मतलब यहां पे वो रिवर्सल माना जाएगा। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वापस से इन्वेस्टमेंट 1,10,000 पे ही आएंगे। सर 1,20,000 पे क्यों नहीं लाए? अगेन कॉन्जर्वेटिज्म। क्या सच में अपने इन्वेस्टमेंट बेचे हैं? नहीं ना, बस मार्केट वैल्यू ऑन दैट पर्टिकुलर डेट इज 1,20,000। यू कैन नॉट बुक अनरियलाइज प्रॉफिट्स। विच कंसेप्ट? कॉन्जर्वेटिज्म कंसेप्ट। फ्यूचर में होगा तब रिकॉर्ड करना। फ्यूचर वाले प्रॉफिट आज रिकॉर्ड करने का परमिशन आपको नहीं दिया जाता है। इज इट राइट? मतलब ये रूल कॉन्जर्वेटिज्म कंसेप्ट ध्यान में रख के ही बनाया गया है। क्या ये सभी को समझ में आया? फाइन। तो ये करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग है। मान लो करंट इन्वेस्टमेंट बीच में ही बेच दिए। बेचने के बाद तो टेंशन ही नहीं है, आपको बस कंपेयर करनी है दो चीजें। बेचने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद हम कंपेयर क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट, यानी इन्वेस्टमेंट हमारा कितने में दिख रहा है बुक्स में वर्सेस सेल प्रोसीड्स, कितने रुपए हमारे पास आ गए। इन दोनों को कंपेयर करके नफा नुकसान जो आएगा वो कहां पे भेज देंगे? P&L को भेज देंगे। आगे कहीं पे वो पॉइंट मेंशन्ड है। ओके, तो ये सारे ट्रीटमेंट्स हमने एक बार हमारे बुक में लिखे थे कल के लेक्चर में। इज इट राइट? और उसके बाद मैंने यहां पे एक एग्जांपल बना के दिया था जो आज हम सॉल्व करने वाले थे। H लिमिटेड परचेस्ड शेयर्स ऑफ R लिमिटेड एट 1,00,000 rupees on 1/4/22. Record the following transactions if
ऑन 1 October 2022 इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर ₹1,20,000। दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स खरीदे कब है? फटाफट फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। 1 अप्रैल 22 को, राइट है। अब मेरा फाइनेंशियल ईयर जनरली कौन सा होता है? अप्रैल टू मार्च। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 23 को, राइट है। फाइन। हमने केस 1 के अंडर सारे के सारे शेयर जो भी खरीदे थे 1 लाख रुपए में, वो बेच दिए हैं। कितने रुपयों में? 1,20,000 में। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले बेचे या फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद बेचे? पहले ही बेच दिए। मतलब क्या केस 1 में सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगा? आंसर इज नो। बस हमें सेल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, नफा नुकसान रिकॉर्ड करना है। इज इट राइट? तो हम लोग यहां पे सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं दोस्तों। लेट्स स्टार्ट। कल से बेटर अंडरस्टैंडिंग है? कल थोड़ा डर लग रहा था, आज आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। फर्स्ट डे को थोड़ा कम समझ में आएगा, सेकेंड डे को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, थर्ड डे को और ज्यादा समझ में आएगा, और एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद आप एक्सपर्ट हो जाओगे इसमें। ठीक है, यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट। एवरीथिंग यू कैनॉट अंडरस्टैंड इन 1 डे। बराबर है ना? हम खुद को अभी तक समझ नहीं पाए, कितने साल हो गए, अभी तक हमें पता नहीं है कि हमें चाहिए क्या। बराबर है ना? रोज कंफ्यूज रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं कि क्या चाहिए क्या चाहिए। कभी मन करता है कि ये करूं, कभी मन करता है कि वो करूं, राइट। तो ये वैसा ही है, धीरे धीरे समझ में आ जाता है, बस पेशेंस होने चाहिए। ओके, एंड रिवीजन इज द की। जितनी बार आप जितने कंसेप्ट को रिवाइज करोगे उतना आपके दिमाग में वो फिट होता जाएगा। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। तो राइट डाउन, सॉल्यूशन लिखते हैं। ये एग्जाम्पल में भले ही आज आपको इजी लग रहा होगा, बट कुछ दिनों के बाद आप जब पढ़ने जाओगे ना तो आपको कुछ याद नहीं आता है, तब ये एग्जाम्पल ऑटोमेटिक सब रिमाइंड करवाता है आपको। ठीक है, इसीलिए ये कंसेप्ट बिल्डर एग्जाम्पल छोटे छोटे होते हैं, वो लिख लो। ओके फाइन। मैं जो चीजें लिखने के लिए बोलूँ ना वो बिंदास लिखनी है, सर के ऊपर भरोसा रखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, बाद में आपका ही भला होगा, बाद में थैंक यू बोल देना। हाँ चलो, शैल वी प्रोसीड। तो दोस्तों सबसे पहले ट्रांजैक्शन कौन सा रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? ऑन परचेस डैश करके, इसको हम कौन सा इवेंट बोलते हैं? इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन कौन से तारीख को होगा? 1 अप्रैल 22 को होगा। बोलो क्या एंट्री करोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट होगा, कितने में खरीदा था इन्वेस्टमेंट? 1 लाख रुपए में। कोई बाकी के इंसिडेंटल एक्सपेंसेस वगैरह कुछ क्वेश्चन में दिए नहीं है। टू बैंक अकाउंट 1 लाख। चलो आगे बढ़ू क्या नौजवानों? फाइन। उसके बाद ये तो तीनों केस में कॉमन एंट्री बनेगी, बराबर है ना? उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट हमने केस 1 के अंडर उसी फाइनेंशियल ईयर में बेच दिए हैं, बराबर है? तो लिखेंगे ऑन सेल। कौन से तारीख को सेल किया हमने? 1 अक्टूबर 22 को। कितने रुपए में इन्वेस्टमेंट बेच दिए हैं? 1,20,000 रुपीज में। तो दोस्तों बैंक अकाउंट डेबिट होगा आपका, पैसे आ गए आपके पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000। सारे के सारे शेयर्स बेच दिए तो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से?
इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अभी राइट नाउ कैरिंग अमाउंट कितना है? 1,00,000 ही है। आप 1,20 से भी क्रेडिट कर सकते हो और एक एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। आई होप यू आर गेटिंग इट। एक काम करता हूं, मैं आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट रफ में ड्रॉ करके दिखाता हूं। अभी आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 1,00,000 रुपए का कैरिंग अमाउंट है। पहली एंट्री मारी थी ना आपने, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ध्यान से सुनना दोस्तों। फिर यहां पे मैं बाय बैंक सेल करने की एंट्री 1,20,000 लिख सकता हूं। करेक्ट है कि नहीं बच्चों? तो दोस्तों 1,20,000, ये पहली बार और आखिरी बार बता रहा हूं, ये बच्चों वाली बात है। सीए फाउंडेशन में आपको समझ में आ गई थी आई थिंक, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में एंट्री लिखते समय हम कंबाइन जर्नल एंट्री लिखते हैं। आर यू ऑल गेटिंग इट? हाँ, जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री से वो सब ध्यान देंगे। तो दोस्तों 1,20,000 में से 1,00,000 गया तो बचा कितना? 20,000। बचा कितना? 20,000। इज इट राइट और नॉट? इसको हमें AS13 ने कहां पे भेजने के लिए बोला है? P&L अकाउंट को भेजने के लिए बोला है, बिकॉज इट इज अ प्रॉफिट ऑन सेल। इज इट अ रियलाइज प्रॉफिट? ऑफ कोर्स यस। रियलाइज प्रॉफिट समझते हो? 1,20,000, पहले 1,00,000 मेरे बैंक से गया था, अब बैंक में कितना आया? 1,20 आया। मतलब पैसा आया कि नहीं? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए अपने पास आए हैं तो उसको रिकॉर्ड करने का परमिशन है हमें अकाउंट्स में। हाँ, सिर्फ उसका वैल्यू 1,20,000 हुआ तो प्रॉफिट रिकॉर्ड करने का परमिशन है क्या? नहीं। बेचो और रिकॉर्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा कंसेप्ट? रियलाइजेशन कंसेप्ट। एसेट हम बेचने के बाद ही प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज हमें वो रिकॉर्ड करने का परमिशन नहीं है। फाइन। मतलब यहां पे मैंने सेल की एंट्री क्या मारी दोस्तों? लिखना नहीं है, ध्यान देना है बस। सेल की एंट्री मैंने मारी बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,20,000, ऐसा समझ लो। ये पहली एंट्री मारी मैंने। करेक्ट है कि नहीं? अकाउंट के हिसाब से देखो, लेजर अकाउंट के हिसाब से मैंने फर्स्ट एंट्री ये पास की, बराबर है ना? बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आया? फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 20,000 का फर्क आ रहा है, जो कि हमारा प्रॉफिट है, वो हमने कहां पे भेज दिया? P&L को। तो सेकेंड एंट्री हमने क्या मारी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। डू यू ऑल एग्री विद दिस? हाउ मच? 20,000 20,000। सर मैं ये दो एंट्रीज लिखना चाहता हूं। मैं भी तो वही कर रहा हूं, इन दोनों की क्या कर रहा हूं मैं? कंबाइन एंट्री कर रहा हूं। तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ 1,20,000 से और इन्वेस्टमेंट डेबिट हुआ 20,000 से, यानी नेट क्या हुआ? 1,00,000 का क्रेडिट हुआ। तो मैं एंट्री पास कर रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 1,20,000, इसमें कोई चेंज नहीं है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये डेबिट हुआ था 20 से, क्रेडिट हुआ था 1,20,000 से, तो मैंने नेट इफेक्ट दिया यहाँ पे 1,00,000 से उसको क्रेडिट कर दिया, जो कि उसका कैरिंग अमाउंट है। एंड जो भी डिफरेंस है वो हमने कहाँ पे भेज दिया? प्रॉफिट ऑन सेल, जो कि P&L अकाउंट को जाएगा बाद में। इज इट राइट? दोस्तों डायरेक्टली यहां पे P&L लिखेंगे तो इमेजिन सेकेंड इफेक्ट इन P&L अकाउंट। एंट्री को पढ़ेंगे कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। एंट्री को पढ़ेंगे कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। जरा बेसिक्स आपके क्लियर करने जरूरी है, बराबर है ना? तो मैं डायरेक्टली अगर ऐसा लिखूंगा टू P&L, चलता है, ICAI बहुत बार लिखता है, बट मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि मत लिखिए ऐसा, क्योंकि P&L अकाउंट में सेकेंड इफेक्ट देते समय आप क्या लिखोगे? बाय बैंक। इमेजिन अ P&L अकाउंट जिसके डेबिट में टू बैंक है, जिसके क्रेडिट में बाय बैंक है। हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि ये क्या है? आपको पता है कि दिस इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ओपन पार्किंग अकाउंट्स। ओके, तो मैं यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बदले कौन सा अकाउंट ओपन कर रहा हूं? प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट। आई थिंक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा, बट जगह नहीं है तो प्रॉफिट ऑन सेल इतना भी लिख सकते हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है क्या दोस्तों? तो ये अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, और इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बाद में मैं कहां पे भेजूंगा? P&L अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L। तो P&L के क्रेडिट में स्पष्ट शब्दों में दिखेगा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। दिस इज अ गुड प्रेजेंटेशन। ओके, एसेट के केस में भी हम ऐसा ही करते थे, इफ यू रिमेंबर। फाइन, आई होप यू गॉट द कंबाइन एंट्री। ओके, तो मैं इन्वेस्टमेंट 1,00,000 से क्रेडिट क्यों कर रहा हूं समझा आपको? इन दोनों एंट्री का कंबाइन इफेक्ट दे रहा हूं। अभी मैं लिखते समय ये एंट्री लिखता हूं, जर्नल एंट्री लिखते समय कंबाइन एंट्री लिखता हूं, बट जब मैं लेजर बनाने के लिए बोला जाता है तब मैं सेल की एंट्री क्या करता हूं?
बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,20,000, और एंट्री लिखते समय मैं जितना कैरिंग अमाउंट है उतना ही क्रेडिट करता हूं, बचा हुआ डिफरेंस प्रॉफिट ऑन सेल को भेजता हूं। चलेगा ना? इन दोनों की कंबाइन एंट्री है ये। फाइन। तो यू राइट डाउन बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,00,000, एंड जो डिफरेंस है वो कहां पे जाएगा? टू प्रॉफिट ऑन सेल। ये बीकॉम की एग्जाम कब तक है बच्चों की? चल रही है ना कुछ? आपकी भी आएगी ना? आपकी दिसंबर में है, और अभी कुछ लोगों की चल रही है, कॉलेज वाइज अलग अलग। हे भगवान। एनीवे, कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे? 20,000 रुपये। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंट्री ऑफ सेल। ठीक है, तो यहां पे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का संबंध नहीं आएगा। केस 2 क्या है दोस्तों? बस हो गया अकाउंटिंग केस 1 के अनुसार। केस 2 में बोला है ऑन 1/10/22 इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड फॉर ₹80,000, यानी यहां पे लॉस हो रहा है। तो लॉस के केस में क्या एंट्री मारेंगे देखते हैं। चलो केस 2, पहली एंट्री तो सेम ही रहेगी, तो इसलिए मैं वापस से वो नहीं लिख रहा हूं। केस 2 के अंडर ऑन सेल 1/10/22 को बैंक अकाउंट डेबिट होगा हमारा, दिस टाइम ओनली बाय 80,000। दोस्तों 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट आप 80,000 में बेच रहे हो, तो क्या होने वाला है? लॉस। एंड लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट हाउ मच? 20,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,00,000 रुपए। तो जितने की इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी वो आपको क्या करनी पड़ेगी? 0 करनी है। ऑलवेज रिमेंबर, चाहिए तो आप मार्जिन में कहीं पे लिख के रखो, वेन एवर यू सेल इन्वेस्टमेंट दैट मच बैलेंस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अकाउंट शुड बी 0। वेन एवर यू सेल इन्वेस्टमेंट that much amount from investment account should be 0. that much amount, that much carrying amount लिखो, that much carrying amount of investment should be 0. ओके, तो वो आपको 0 करनी है, उतनी वैल्यू should be made 0, ऐसा लिखो। फाइन, आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ आगे बढ़ता है केस नंबर 3। थर्ड केस में मैंने दिया है इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड टिल 31 मार्च 23 एज करंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर कट दिया है एज करंट इन्वेस्टमेंट्स, द फेयर वैल्यू ऑफ विच इज केस 3 में ए 1,30,000। ओके, इफ वी होल्ड द इन्वेस्टमेंट यानी कि केस 3, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन बराबर है क्या? अब आपको सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना पड़ेगा ऑन बैलेंस शीट डेट। ओके, क्या रूल है? लोअर ऑफ कॉस्ट और सॉरी एंड फेयर वैल्यू। करेक्ट है क्या दोस्तों? तो चलो, ऑन 31 मार्च 23 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? बोलो बच्चों, 1,00,000 रुपीज। फेयर वैल्यू केस 3 ए में, ए की बात कर रहे हैं हम लोग, केस 3 ए कितना दिया है फेयर वैल्यू? 1,30,000।
देयरफॉर अभी कोई चेंज करना है या वैसे ही कैरी करना है? ऑलरेडी मेरे इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं कितने पे? 1 लाख पे, बराबर है ना? और अभी उसको रखना कितने पे है? 1 लाख पे। इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलरेडी कैरिड at rupees 1 lakh, hence on subsequent recognition no need to change anything. ओके दोस्तों, इसको टिक मारो। 1 लाख रुपए पे इन्वेस्टमेंट दिखाने हमें, लोअर है 1 लाख। इज इट राइट? तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट वैसे ही कंटिन्यू करेंगे 1 लाख से। ओके, एंड लास्ट वाला सिनारियो कौन सा है हमारा? केस 3B। on 31st March 23 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? रुपीज 1 लाख, बराबर है दोस्तों। फेयर वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 70,000 रुपए। तो मित्रों, इन्वेस्टमेंट्स एज पर AS 13 इन्वेस्टमेंट्स are to be carried at 70,000. Is it right or not? Hence, difference of rupees 30,000 shall be transferred to P&L अकाउंट। बराबर है क्या दोस्तों? तो P&L अकाउंट को ये डिफरेंस ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हाउ मच? 30,000। 30,000। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो रफ में ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना सकते हो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने की एंट्री हो गई है? 1 लाख की एंट्री हो चुकी है। अब आपको ये इन्वेस्टमेंट कैरी करने हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिख के। कितने रुपए से? 80,000 से, 70,000 से, सॉरी 70,000 से। तो इस अकाउंट में अगर हम बैलेंसिंग करने जाते हैं तो फ़र्क कितने का आ रहा है? 30,000 का, जो हम कहाँ पे भेजेंगे? P&L अकाउंट को। ये एंट्री हुई थी 1 अप्रैल को, ये एंट्री हो गई है 31 मार्च को, और ये भी 31 मार्च को एंट्री होगी। क्लियर है क्या? यही एंट्री हमने लिखी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30,000। क्या सभी बच्चों को करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन अकाउंटिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पॉइंट नंबर कौन सा है वो लिखो। पिछली कल का देखो, कल जो लिखा था वहां से शुरू करते हैं। स्टार मार्क दिया था आई थिंक हमने।
अकाउंटिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो लिखेंगे ऑन परचेस that is initial recognition। बताओ इनिशियल रिकग्निशन कौन से अमाउंट से करना है? कॉस्ट पे ही करना है, ठीक है ना। तो इनिशियल रिकग्निशन एट कॉस्ट ही करना है। एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एट कॉस्ट। ठीक है बच्चों, देन ये नंबर 1 है। उसके बाद नंबर 2, आफ्टर परचेस क्या क्या हो सकता है? एंटरप्राइज में होल्ड, बराबर है ना, एंटरप्राइज में होल्ड और में सेल इट। अगर सेल होता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सेम लाइक करंट इन्वेस्टमेंट ही है। ओके, देयर इज नो डिफरेंस इन दिस। अगर सेल होता है तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, डिफरेंस बिटवीन बोलिए दोस्तों, कौन सी 2 चीजें कंपेयर करेंगे? कैरिंग अमाउंट, क्या कॉस्ट नहीं बोलना है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड सेल वैल्यू। अगर आपने आज तक कभी उसको घटाया नहीं है तो कैरिंग अमाउंट एंड कॉस्ट सेम ही रहेगा। बट अगर इन्वेस्टमेंट को आपने एक बार सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज किया है लोअर अमाउंट से, तो आपकी कॉस्ट कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी इन्वेस्टमेंट में कितना बैलेंस है वर्सेस आपने उसको कितने में बेचा, दो 2 थिंग्स विल बी कंपेयर्ड, कैरिंग अमाउंट एंड सेल वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड सेल वैल्यू is to be transferred to P&L अकाउंट। क्या सभी बच्चों को ये क्लियर है? फाइन। नंबर 3, सॉरी ऑन सेल लिखा ना, इफ हेल्ड टिल बैलेंस शीट डेट। if held till balance sheet date, subsequent recognition is to be done as follows। कंपेयर कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना, सेंटर में बराबर। कंपेयर कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है।
फेयर वैल्यू ग्रेटर देन कॉस्ट, या फिर फेयर वैल्यू लेस देन कॉस्ट। दोस्तों फेयर वैल्यू अगर कॉस्ट से ज्यादा है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख में खरीदी है और आज उसकी मार्केट वैल्यू 1,20,000 है, तो बताइए आप ही लॉजिक लगा के, AS13 का जाने दो, आप लॉजिक लगा के बताइए क्या करना है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे ही रहने दूं या 1,20,000 पे लेके जाऊं? कॉस्ट पे ही रहने देना है। इज इट राइट और नॉट? तो फेयर वैल्यू अगर कॉस्ट से ज्यादा है, कीप कैरिंग अमाउंट at cost only, keep carrying amount at cost only। सिंपल सा सिचुएशन है। बट अगर फेयर वैल्यू कॉस्ट से कम है, अगर ये करंट इन्वेस्टमेंट होते तो मैं क्या करता, विच एवर इज लोअर लेता। फेयर वैल्यू अगर कॉस्ट से कम है तो फेयर वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट दिखा देता। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमें अगेन चेक करना है वेदर द डिक्लाइन इज temporary or other than temporary, because these are long term investments, these you are keeping for more than 12 months. So if on balance sheet date there is a decline in fair value as compared to your cost, don't be in a rush to record that loss, because you are keeping it long term. In future scenario may changed. Are you all getting it or not? So you just have to check whether the decline is temporary or other than temporary. There is no such use of term permanent. But हम लोग समझने के लिए बोल सकते हैं, if the decline is permanent then record it the loss in the books of accounts, otherwise leave or ignore that loss, otherwise ignore that loss। मतलब कुछ नहीं करना है, कॉस्ट पे ही रखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है फर्क। करंट इन्वेस्टमेंट में हमें चेक नहीं करना है वेदर डिक्लाइन इज टेम्पररी और अदर देन टेम्पररी। करंट इन्वेस्टमेंट में हमें ये चेक नहीं करना है। बट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इफ द फेयर वैल्यू इज लोअर देन कॉस्ट, यू हैव टू चेक वेदर द डिक्लाइन इज टेम्पररी और अदर देन टेम्पररी। अब सर ये हमें पता कैसे चलेगा? अभी मान लो आपके पास जो शेयर्स है वो ओवरऑल शेयर मार्केट ही नीचे गिर गया है, जिसके कारण आपके कंपनी का शेयर प्राइस भी, आपने जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे ना, वो कंपनी का शेयर प्राइस भी गिर गया है। बट कंपनी के फाइनेंशियल्स आप चेक करते हो, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आप चेक करते हो तो प्रॉफिट ठीक है, कैश जनरेट हो रहा है, ओवरऑल बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक, दिस डिक्लाइन इज टेम्पररी वन और अदर देन टेम्पररी? टेम्पररी वन। वाई? बिकॉज सर सब कुछ ठीक चल रहा है कंपनी में, देर इज नो इंडिकेटर दैट इज टेलिंग मी दैट दिस कंपनी इज मेकिंग एनी लॉस, कंपनी में कैश लॉसेस हो रहे हैं, कंपनी के सेल्स दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं, ऐसा कोई सिनारियो नहीं है। तो इस डिक्लाइन को मैं क्या मानूंगा? टेम्पररी ही मानूंगा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो शेयर प्राइस भले ही आज कॉस्ट के नीचे गया है, इट डजंट मेक एनी सेंस टू रिकॉर्ड दैट लॉस, because these investments are long term investments. I am going to keep it for more than 12 months, maybe I am keeping it for 5 years। मेरे पोर्टफोलियो में भी यस बैंक का शेयर है, ठीक है? यस बैंक का शेयर बहुत ही गिर गया, मैंने लगभग 200 रुपए में खरीदा था, 300 रुपए में भी खरीदा है मैंने एक बार, ठीक है? थोड़े लॉट 300 रुपए के हैं, थोड़े 250 के हैं, थोड़े 200 रुपए के हैं। आज वो शेयर कितने पे आया है? आज 20 रुपए में, 20 भी नहीं होगा, आज 19 रुपए होगा, पता नहीं, आज देखा नहीं मैंने मार्केट। तो 19 रुपीज पे आया है। कुछ दिनों पहले तो वो 5 रुपए पे आया था, और बहुत क्वांटिटी अपने पास, ठीक है? लॉस ही लॉस है। अभी ये यस बैंक का लॉस मुझे एज ए इन्वेस्टर बुक्स में रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है? कब से रखा है? मैं 2017 से यस बैंक में इन्वेस्टेड हूं, 2017 से मेरे पास शेयर है वो, ठीक है? वहां से वो शेयर मेरे पास है, तो अभी तो लॉन्ग टर्म कैटेगरी है उसका, अभी मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। आई वॉन्ट टू सेल इट,
बट अगेन आई एम सेइंग दैट कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरी जो कॉस्ट है, अभी चलो ऑन एन एवरेज कॉस्ट मेरा 30 रुपए का है, ठीक है ना। मेरे पास जितनी भी क्वांटिटी है उसका एवरेज कॉस्ट कितना है, 30 रुपए, क्योंकि जैसे ही गिर गया मैंने और खरीद लिए एवरेज आउट करने के लिए, ठीक है। तो एक 15,000 शेयर्स तक के शेयर्स मेरे पास है अभी, उसके 30 रुपए के ऊपर जब जाएगा तब फायदा होगा, भगवान जाने कब जाएगा। चलो एनीवे, बट इस सिचुएशन में जब यस बैंक टोटली मतलब 250 रुपए से डायरेक्टली 5 रुपए पे आया था 1-2 महीने के पीरियड में, तो वहां पे जिन लोगों के पास यस बैंक के शेयर थे, लॉन्ग टर्म रखे थे जिन्होंने, उन्होंने देखना था कि बैलेंस ये शेयर क्यों गिरा है। तो जब हमने देखा तब हमें पता चला कि वहां पे बैंक क्या कर रही थी, कुछ बैड लोन्स हुए थे जो उन्होंने बुक्स में राइट ऑफ नहीं किए थे, यानी बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड नहीं किया था। एक प्रकार से उन्होंने ऐसा दिखाया था कि वो पैसे अभी भी अच्छे हैं, आने वाले हैं लोन के पैसे, और उसके ऊपर जो ब्याज आता है, एक्रू होता है, एक्रू। अब जो लोन का प्रिंसिपल पे नहीं कर रहा है, बैंक का कस्टमर है, वोडाफोन भी था उसमें, बैंक का कस्टमर, बैंक ने कॉर्पोरेट्स को लोन दिए थे और ये कॉर्पोरेट वाले लोन का रीपेमेंट नहीं कर रहे थे, और बैंक वाले उसको अच्छा एसेट दिखाते जा रहे थे। बैंक के नियमों के अनुसार अगर 90 दिन तक पैसा नहीं आता है तो उसको एनपीए के कैटेगरी में डाला जाता है, वगैरह वगैरह, जो आपको फ्यूचर में जाके पढ़ोगे आप लोग, ठीक है ना। सब है, सब इंटर में है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स इफ यू टेक इंटरेस्ट इन टू दिस। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको बोरिंग ही लगेगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट क्रिएट करो दोस्तों। कॉमर्स एक अच्छी स्ट्रीम भी है जहां पे बहुत सारी नई नई चीजें आपको सीखने को मिलती है, बस आपको वो प्रैक्टिकली समझ में आनी चाहिए। एनीवे, तो यस बैंक का ये जो शेयर है ये गिर गया था, क्यों? क्योंकि बैंक ने वो लोन्स बैड नहीं दिखाए थे, यानी बैंक ने एक प्रकार का फ्रॉड किया था। इन्वेस्टर को उन्होंने बताया ही नहीं, शेयर होल्डर्स को बताया ही नहीं कि ये लोन के पैसे आने ही नहीं वाले। और जैसे ही उनका वो डायरेक्टर बदल गया, नया डायरेक्टर आते ही उसने धड़ाधड़ प्रोविजन करना शुरू कर दिया। वो सभी लोन्स उन्होंने पी&एल अकाउंट में लॉस दिखा दिए, प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई, बैंक के ऊपर से ट्रस्ट चला गया, शेयर प्राइस, जिनके पास भी शेयर थे यस बैंक के, वो सब लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। जैसे बेचने वाले ज्यादा हो जाते हैं, मार्केट नीचे नीचे नीचे, और एक मार्केट में रूमर फैल गया कि यस बैंक अभी डूबेगा, तो लोगों ने और बेचना शुरू कर दिया। मैं ही पागल था जो बैठा था वहां पे बढ़ेगा बढ़ेगा करके, ठीक है। अभी देखते हैं। लेकिन उसके बाद इमीडिएटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसके लगभग 48% शेयर समथिंग खरीद लिए। वो भी कितने रुपए से? 5 या 6 रुपए से खरीदे होंगे, एग्जैक्टली आई डोंट नो द प्राइस। 5 या 6 रुपए से खरीद लिए एसबीआई वालों ने, मतलब यस बैंक को बचाया। रुको, हम हैं, बैंक है भाई, बैंक को डूबने कैसे देगी सरकार? तो ये एसबीआई स्टेट अपना गवर्नमेंट ओन बैंक है, बराबर है ना। तो एसबीआई ने शेयर्स खरीद लिए, अब एसबीआई भी बेच रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अभी कोई दूसरे बैंक वाले भी खरीद रहे हैं, बट होगा, स्टेबल होगा, मेरा अभी भी कहना है। मेरा अभी भी, मेरी इच्छा है कि ये शेयर अभी 1,000 रुपए तक जाए, पता नहीं कब जाएगा। जिस दिन ये 1,000 पे जाएगा तब जान दो, अभी प्रॉफिट मत कैलकुलेट करो। तो दिस इज हाउ दिस मार्केट वर्क्स, ओके। बट अगेन बैक टू द सब्जेक्ट, AS13 क्या बोलता है? करंट इन्वेस्टमेंट में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसको इमीडिएटली बेचने का होता है। तो मार्केट वैल्यू जैसे ही गिरा, आप वो लॉस रिकॉर्ड कर दो, देखो रुको मत, टेम्पररी डिक्लाइन, परमानेंट डिक्लाइन देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप वो इन्वेस्टमेंट एक लंबे समय के लिए रखना चाहते हो, तो इफ दिस डिक्लाइन इज टेम्पररी वन, फ्यूचर में ये बदल लेगा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो मैंने मेरे बुक्स में यस बैंक के शेयर्स कॉस्ट पे रखे, लॉस अभी तक बुक नहीं किया है, बिकॉज आई फील दैट कि फ्यूचर में ये बदलेगा। और मैं यस बैंक के शेयर्स कब बेचना चाहता हूं? जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब, क्योंकि मेरे पास अभी ऑप्शन भी नहीं है, और मुझे लगता है कि इसमें मैं अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा फ्यूचर में। अभी दिन खराब है, बट रुको 5 साल के बाद देखना। तो अगर आपके पास छोटे मोटे 100 रुपए है, डीमैट अकाउंट है, तो बैठे बैठे 20 रुपए में शेयर मिल रहा है, खरीद लो। क्या पता 20 का शेयर बाद में 500 रुपए हो जाए। तब ये मत बोलना कि स्वरूप सर ने बताया नहीं, क्या बता। अब एमआरएफ के शेयर्स जिन लोगों ने 1,000 रुपए में वगैरह खरीदे थे, आज उनका
एक शेयर का भाव 1 लाख से ऊपर है, 1,20,000 समथिंग रोज का ट्रेडिंग है उसका। 1,20,000, 1,25,000 में एक शेयर। बेटा जिन्होंने 1000 शेयर खरीदे होंगे ना, इमेजिन, ये सीए वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता आपको। आपके पेरेंट्स ने अगर एक 10,000 शेयर्स खरीद लिए होते ना उस वक्त एमआरएफ के, मैं मेरे पापा को हमेशा बोलता हूँ, मेरे को क्यों आपने टॉयज वगैरह दिए, उससे अच्छा मेरे पास एमआरएफ के शेयर्स मेरे अकाउंट में डाल देते। तो अभी मेरे बच्चे को भी मैं बताता हूँ, वो अगर मांगता है ना 500 रुपये की गाड़ी, मैं बोलता हूँ 500 रुपये की येस बैंक के शेयर्स लेते, रुक बाद में मेरे को प्रेज करेगा, अभी गालियां देगा, मेरे को गाड़ी नहीं देते पापा लेकिन बाद में बोलेगा मेरे पापा बहुत अच्छे थे, जाते जाते येस बैंक के शेयर देके चले गए एनीवे, आई डोंट नो अबाउट येस बैंक, आई एम नॉट प्रमोटिंग येस बैंक, जस्ट एक एग्जांपल। मेरे पोर्टफोलियो में एक ही घटिया शेयर है, देखो जो बहुत मेरे को दर्द, मतलब ध्यान दो अभी क्या बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको यहां पे AS13 का इंटेंशन समझ में आ रहा है। देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इवन इफ आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू नीचे चली जाती है तो आपको क्रॉस चेक करना है कि वो इन्वेस्टमेंट की जो गिरावट है वो टेम्पररी है या अदर देन टेम्पररी है। उसके इंडिकेटर्स कौन से हो सकते हैं? कैश लॉसेस, कंटिन्यूस कैश लॉस हो रहा है पिछले 2 सालों से 3 सालों से, कंपनी लॉस में है। सेल्स, मतलब कंपनी की इनडायरेक्टली वाट लगी है किसी भी एंगल से, सेल्स डाउन होते जा रहे हैं, कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको हेवी कंपटीशन आ रहा है और कंपनी उस कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में टिक नहीं रही है। रीजन कैन बी एनीथिंग, वो आप लोगों को देखना है। येस बैंक ने इतने कॉर्पोरेट्स को लोन दिया और उन्होंने डुबाया है, मतलब येस बैंक का फॉल्ट नहीं है, वो वोडाफोन का फॉल्ट है, उन्होंने पैसे रिटर्न नहीं किए। तो येस बैंक तो नीचे जाएगा ही ना, वोडाफोन तो नीचे गया ही है, येस बैंक भी जा रहा है अभी उनके कारण। एक एग्जाम्पल, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़े बड़े नाम है उसमें। ये कॉर्पोरेट वाले बहुत कमाल के होते हैं, ये पैसा लेते जरूर है, वापस देने का कोई चांस नहीं है, इसीलिए कंपनी खोलना है एनीवे, लॉ में भी इंटरेस्टिंग मैटर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे ऐसी वाले, राइट। ये कंपनी बहुत ही जबरदस्त मैजिक है, याद रखना, ठीक है। हम पैसे किसी के डुबाते हैं क्या? मान लो आपने बैंक से लोन लिया, अरे बैंक का लोन छोड़ो, यहाँ पे मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो ये बैंक चार्जेस डालते हैं हमें बिना पूछे, हमारे खाते से पैसे धड़ाधड़ कट करते हैं। और ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स 1000 2,000 करोड़ के लोन को कभी रिपे नहीं करते हैं। ऑब्वियसली बैंक के पास अगर सिक्योरिटी है तो वो लोन रिकवर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी विजय माल्या का जो लोन डिफॉल्ट हुआ उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज बैंक के पास पड़े हुए हैं, तो बैंक उसको एक एक करके बेच रहा है, ठीक है। गोवा में विजय माल्या का विला वगैरह है वो बेच दिया, अभी आपको चाहिए होता तो वो लेना था। एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं। किस बैंक के पास, किसके, जिस बैंक से उन्होंने लोन लिया है, एसबीआई से ज्यादा लोन लिया आई थिंक, तो उनके पास होंगे ना। देखो बैंक कभी विदाउट सिक्योरिटी लोन देता नहीं है, और अगर दिया है तो दैट इज अ फ्रॉड। वो नीरव मोदी का केस है ना, उसमें सिक्योरिटी नहीं लिया था वो गारंटी देने के पहले, एक्चुअली एफडी वगैरह करवाना पड़ता है, ठीक है। वो समझेगा आपको फ्यूचर में, वो केस स्टडी कभी सुन लेना, यूट्यूब पे सर्च करना है बैठे बैठे, व्हाट इज दैट फ्रॉड। अभी आपको क्या है, वो नॉलेज भी नहीं है, वो तो समझता नहीं है, बट आप सीए इंटर करो, उसके बाद ये सारे मे बी आपके ऑडिट के वगैरह सिलेबस को पढ़ाते समय या फिर कभी फ्यूचर में अकाउंट्स में ये सब्जेक्ट निकला तो जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे समझ में आ जाता है अपने को, बिकॉज हम इस स्ट्रीम में काम कर रहे हैं, हम यही चीजें बार बार पढ़ते रहते हैं, ठीक है। एंड सीए इंटर का सिलेबस खास करके बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आप इंटरेस्ट लेना शुरू करोगे ना, मतलब ये चीज नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या बताया है, ओके हाँ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ ये जो डिस्कशन हम लोग करते हैं ना, ये अभी जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया येस बैंक का, अभी मेरे बुक्स में मैंने येस बैंक का लॉस रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि ये डिक्लाइन टेम्पररी है, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ टेम्पररी। देखते हैं अभी, क्या पता नहीं, अभी ठीक हो रहा है। अभी येस बैंक हर क्वार्टर में प्रॉफिट बुक कर रहा है। मेरा तो पीरियड ऑफ होल्डिंग, मैं 20 साल 25 साल पकड़ रहा हूं, मैं 25 साल तक बेचूंगा ही नहीं शेयर्स को, तो मैं तो कोई भी गिरावट रिकॉर्ड ही नहीं करता हूं। गिरने तो जितना गिरना है, ऑलरेडी गिरा हुआ है, और कितना गिरेगा, है कि नहीं चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फेयर वैल्यू इज लेस देन कॉस्ट, उसके बाद हमें करना क्या है, लिखो आस्क योरसेल्फ, मुझे मत पूछना
ask yourself whether this decline is other than temporary. यही शब्द का प्रयोग आपको करना है. Whether this decline is other than temporary. इसके दो जवाब हो सकते हैं. बोलो क्या? यस नहीं तो नो. बराबर है ना? अगर डिक्लाइन अदर देन टेम्पररी है, अगर डिक्लाइन अदर देन टेम्पररी है मतलब परमानेंट है, मतलब ये अभी जो शेयर गिरा है, ये प्राइस जो मार्केट वैल्यू कम हुआ है, ये फ्यूचर में बढ़ने का चांस नहीं है. ओके, उसके इंडिकेटर्स कौन से हैं? कंटिन्यूअस लॉस, कैश लॉसेस, ओके, डिक्लाइनिंग सेल. बराबर है? तो ये सारे रीजंस यहां पे आप एग्जांपल में लिख सकते हो. तो उस केस में हमें क्या करना है? देन ब्रिंग डाउन इन्वेस्टमेंट्स टू फेयर वैल्यू. And if decline is temporary, मतलब answer is no. Ask yourself whether this decline is other than temporary. Answer to that question is no. मतलब decline temporary है तो कुछ भी नहीं करना है. Keep your investments at cost. Keep the investments at cost. At same value लिखो. Keep the investments at same value. नहीं तो at same carrying amount. At same carrying amount. तो दोस्तों ये टेबल में आता है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के केस में इनिशियल रिकॉग्निशन विल बी डन एट कॉस्ट, उसमें कोई दो राय नहीं है, सेम टू सेम है. सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में इतना ही लिखा है. देखो, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन एट बैलेंस शीट डेट, एट कॉस्ट इफ द डिक्लाइन इज टेम्पररी, एट फेयर वैल्यू इफ द डिक्लाइन इज अदर देन टेम्पररी. उसके लिए उन्होंने एएस में लिखा हुआ है द रिडक्शन इन द कैरिंग अमाउंट इज रिवर्स्ड वेयर देयर इज अ राइज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और इफ द रीजन फॉर रिडक्शन नो लॉन्गर एग्जिस्ट. जैसे कि मैंने यस बैंक का एग्जांपल दिया. मान लो मैंने जब 250 रुपए का शेयर एकदम सडनली 5 रुपए पे आया, छानबीन की, रीजन पता चला कि ये इन्होंने बैड लोन्स बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किए थे एज ए बैड डेब्ट्स, तो आई थिंक ये डिक्लाइन हमेशा परमानेंट माना जाता. उस वक्त के सिनारियो में ये डिक्लाइन क्या माना जाता? परमानेंट माना जाता. तो मैं इन्वेस्टमेंट को कौन से वैल्यू पे लाता? फेयर वैल्यू पे लाता और जो लॉस है वो रिकॉर्ड करता बुक्स में. आर यू ऑल गेटिंग इट? हाँ, बट राइट नाउ यस बैंक इज परफॉर्मिंग गुड. ओके, पिछले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट्स देखते हो ना तो प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं इनके. ठीक है, एंड एक्चुअली यस बैंक का परफॉर्मेंस पहले भी बहुत अच्छा हुआ करता था क्योंकि कॉर्पोरेट लोन्स है, छोटे मोटे लोन्स नहीं है इनके, बहुत बड़े बड़े लोन्स दिए इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में. ठीक है ना? हाँ, तो दोस्तों अभी परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है यस बैंक का. नाउ एवरीवन थिंक्स दैट कि ये 35 तक जाएगा. एक बार इन्होंने 25 का लेवल क्रॉस कर दिया तो दिस शेयर विल गो टू 35 रुपीज, ऐसा लोगों का कहना है. ओके, एंटिसिपेशन है, बिलीव करना है नहीं करना है आपका काम है. ओके, हाँ, तो दोस्तों अभी अगर मान लो मुझे रीजन लग रहा है कि ये डिक्लाइन जो है वो अदर देन सॉरी अब हो चुका है, अभी ये रिवर्स करने का मौका आ गया. क्योंकि देखो जब मैंने शेयर खरीदा था तो मैंने रिकॉर्ड कितने पे किया था? 250 में. बराबर है कि नहीं? जब मार्केट वैल्यू सडनली फॉल हो गई, कितने पे आ गया शेयर? 5 रुपए में, तो मैंने 245 का लॉस रिकॉर्ड कर दिया. बट ओरिजिनल कॉस्ट जो है शेयर की वो कितनी है? 250. मान लो एक 4 साल गुजर गए, अभी 2017 से 2024 तक आ गए हम लोग. 2024 31 मार्च को मान लो ये शेयर की प्राइस अगर 30 रुपीज है, कितनी? 30 रुपीज. तो उस केस में ये 5 से 30 यानी कितने का हो गया डिफरेंस?
₹25 का रिवर्सल करना जरूरी लग रहा है क्या आपको? क्योंकि उस केस में अभी क्या होगा, कॉस्ट होगी कितनी 250 एंड फेयर वैल्यू कितनी होगी ₹30। तो विचेवर इज लोअर के अनुसार अभी मुझे शेयर कितने पे लाके रखना है, ₹30 पे लाके रखना है। तो रिवर्सल जो होगा वो कहां पे दिखाना है आपको, P&L में। लेकिन ये रिवर्सल आप कब करोगे, इफ द रीजन फॉर रिडक्शन नो लॉन्गर एग्जिस्ट, यानी अगर वो डिक्लाइन जो है वो अभी वो टेम्पररी नेचर की लग रही है आपको ये रिवर्सल, तो आप चेंज मत करो, रिवर्सल मत करो। बट अभी आपको लग रहा है कि सब ठीक हो रहा है तो रिवर्सल कर सकते हो आप लोग। आर यू गेटिंग इट? मतलब जो रीजन से ये शेयर नीचे गिरा था वो रीजन अगर मान लो नो लॉन्गर एग्जिस्ट करता है तो आप रिवर्सल भी करते जाओ धीरे धीरे। क्लियर है क्या बच्चों? फाइन, आई होप आपको समझ में आ चुका है। तो चलो सभी चीजों को एक साथ अभी जोड़ के देखते हैं। इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंटिंग बहुत ही आसान है, इतना ही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। अब इसी के ऊपर हम आगे की चर्चा करेंगे। अभी कॉस्ट में क्या क्या डिस्कशन होगा वो देखते हैं, ठीक है ना? फाइन, इतना ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अनुसार इन्वेस्टमेंट्स को हमें सबसे पहले कैटेगराइज करना है दो प्रकार में, करंट, लॉन्ग टर्म। करंट इन्वेस्टमेंट इनिशियल रिकॉग्निशन एट कॉस्ट ही होगा, लॉन्ग टर्म का भी एट कॉस्ट ही होगा। कॉस्ट मतलब क्या, अभी आगे जाके चर्चा करेंगे। क्लियर है? फाइन। दूसरा क्या है, उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट बेचते हो तो नफा नुकसान कहां पे जाएगा, P&L में, चाहे करंट इन्वेस्टमेंट हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, डजेंट मैटर। ओके, उसके बाद इन्वेस्टमेंट अगर बैलेंस शीट डेट पे अपने पास ही रखते हो तो आपको कंपलसरी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना है। ये बात आपको बिल्कुल पता नहीं थी, आज पहली बार सीखे हो सीए इंटर में। इज इट राइट और नॉट? फाउंडेशन में इन्वेस्टमेंट थे आपके बैलेंस शीट में, कभी सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज नहीं किया था। ओके, अभी ये आपके सिलेबस में आए तो अभी आपको फ्यूचर में कभी भी आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन जरूर करना है आपको। क्लियर है क्या दोस्तों? जैसे कि मान लो ट्रायल बैलेंस में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 2 लाख रुपए में और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट में दिया है ऑन 31 मार्च दिस द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,80,000। तो आपको कोई बताएगा नहीं कि 2 लाख के इन्वेस्टमेंट 1,80,000 पे लाने हैं, एज्यूमिंग दोज आर करंट इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन एजम्पशन अगर मान लो उसको लॉन्ग टर्म का करते हो और डिक्लाइन जो हुई है वो टेम्पररी मानते हो तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट में आपको इन्वेस्टमेंट कितने पे दिखाने पड़ेंगे, 2 लाख में ही दिखाने पड़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एनीवे, वापस आते हैं। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कंपलसरी आपको करना है, इंफॉर्मेशन अगर सारी आपको दी है तो। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में करंट इन्वेस्टमेंट का सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे करते हैं हम लोग, एट कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, डजेंट मैटर टेम्पररी डिक्लाइन है परमानेंट डिक्लाइन है, डजेंट मैटर, हमेशा उसको फेयर वैल्यू पे लाके रखना है। अगर फेयर वैल्यू कम हुई तो लॉस कहां पे भेजोगे, P&L में। एंड फ्यूचर में अगर मान लो वो रिवर्स हुआ तो बिना किसी रीजन वगैरह कुछ नहीं देखना है, रिवर्स करना है, P&L में ही रिवर्सल होगा। इज इट राइट और नॉट? फाइन। अगर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है तो हमें चेक करना है कि इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू बराबर है। अगर फेयर वैल्यू कम है, फेयर वैल्यू अगर ज्यादा ही है तो हमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे रखना है, चाहे फिर वो करंट हो या लॉन्ग टर्म हो। फेयर वैल्यू ज्यादा है तो टेंशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे ही रखना है। बराबर है बच्चों? हाँ। बट अगर फेयर वैल्यू कम है कॉस्ट से तो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के केस में क्या करना है, चेक करना है वेदर दिस डिक्लाइन इज टेम्पररी और अदर देन टेम्पररी। इफ इट इज अदर देन टेम्पररी मतलब परमानेंट। If decline is permanent, don't write permanent, don't always write other than temporary. If the decline is other than temporary, then go and record the loss. बराबर है ना? हाँ। But if the decline is temporary, if the decline is temporary, then you ignore that thing and record your investment at same carrying amount. जो अभी आपकी है ना carrying amount, उसी पे रखो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फर्क इतना ही है कि हाँ अगर गिर भी गया है शेयर वगैरह या फिर आपका इन्वेस्टमेंट नीचे आया है वैल्यू में तो बस आपको चेक करना है। अगर डिक्लाइन टेम्पररी लग रही है तो आप वैसे ही आगे कंटिन्यू करो, आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे ही दिखाते जाओ। क्लियर है क्या बच्चों? फाइन। एक एग्जांपल लिखवाता हूँ, फटाक से लिख लीजिए। ये एकदम आसान भाषा में मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भाषा हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करते समय जरूर पढ़ेंगे, ठीक है ना? लिखना कैसे है, आंसर वो सब देखेंगे। इसी लैंग्वेज में लिखना नहीं है, इस लैंग्वेज में बस समझना है। लिखना कैसे है उसकी प्रैक्टिस हमें अलग से करनी है। एएस का क्वेश्चन बैंक है, उसमें एएस 13 के क्वेश्चंस भी देखने हैं हमें। ओके फाइन। राइट डाउन वन एग्जांपल।
सॉरी सॉरी, वेट वेट, यहाँ पे एक नोट लिखना, डिफरेंस बिटवीन अर्लियर कैरिंग अमाउंट difference between earlier carrying amount and new carrying amount shall be adjusted in क्या लगता है आपको, पी एंड एल। यानी अगर मान लो आपको रिड्यूस वगैरह कुछ करना पड़ रहा है इन्वेस्टमेंट, तो जो फर्क है वो कहाँ पे जाएगा, पी एंड एल में जाएगा। सिंपल एग्जांपल, एक्स लिमिटेड purchased shares of R Limited for long term purpose on 1/4/22 for rupees 1 lakh। on balance sheet date this investment is held by X Limited। नेक्स्ट लाइन पे लिखना, ड्रॉ अप इन्वेस्टमेंट अकाउंट on 31st March 23 if fair value is case 1 rupees 1,20,000, case 2 rupees 80,000, case 3 रुपीज, यहाँ पे लिखो केस 2 में रुपीज 80,000, डिक्लाइन इज टेम्पररी, एंड केस 3 80,000, decline is other than temporary। आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला है, रफ में अकाउंट ड्रॉ करेंगे, चलेगा ना दोस्तों। रफ में ऐसे छोटे छोटे अकाउंट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। फटाफट ड्रॉ वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट फटाफट लिखो। चलो हम 1/4/22 को क्या खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 1 लाख। केस 1 का इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूं मैं। केस 1 के अंडर इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 1,20,000, करेक्ट है कि नहीं, जो कि हमारे कॉस्ट से कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा है,
इज इट राइट? तो उस केस में हम हमारे इन्वेस्टमेंट को कौन से वैल्यू पे कैरी करेंगे? 1 लाख पे ही करेंगे, कैरीड एट कॉस्ट एज फेयर वैल्यू इज मोर देन कॉस्ट। बात खत्म। अकाउंट ईयर एंड को क्लोज हो गया। बराबर है बच्चों? समझ में आ रहा है? फाइन। चलो आगे बढ़ता हूं। सेम वे केस 2 भी बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट। पहली एंट्री 1422 को इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सेम एंट्री होगी 1 लाख रुपए। करेक्ट है क्या दोस्तों? अब केस 2 में डिक्लाइन 80,000 रुपए पे हो गई है इन्वेस्टमेंट की, फिर भी इन्वेस्टमेंट मैं कितने पे दिखाऊंगा? 1 लाख पे ही दिखाऊंगा। यहां पे लिखते समय ऐसा एरो करके लिखो, इवन इफ फेयर वैल्यू इज लेस देन कॉस्ट, decline is not recorded as it is temporary, as it is temporary। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? फाइन। ये चीजें आगे जाके सब जगह पे लगने वाली हैं। चल केस 3। इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वन 422 को टू बैंक अमाउंट होगा 1 लाख रुपए। लेकिन इस सिचुएशन में बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना लिखेंगे? 80,000। तो जो भी नुकसान होगा 1 लाख में से 80,000 का बैलेंस हमें कैरी करना है। अब कैरिंग अमाउंट कितना हो गया? 80,000। समझ में आ रहा है क्या? जो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस दिखेगा, अभी कैरिड डाउन है। तो 20,000 का डिफरेंस इस अकाउंट में आएगा, जो हमें कहाँ पे भेजना पड़ेगा? पी एंड एल अकाउंट को। आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई है। बाय बैलेंस बाय पी एंड एल अकाउंट 20,000 रुपीज। क्लियर है बच्चों? फाइन। यहां पे लिख के रखो, कैरिड एट फेयर वैल्यू। as decline is other than temporary।
ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी, अदर देन टेम्पररी का मामला सिर्फ और सिर्फ किस केस में एप्लीकेबल है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के केस में। चलो, आई होप सभी लोगों को यहां तक की बातें समझ में आ गई है। हाँ, AS13 का मेजर पार्ट वी हैव कवर्ड, बट अगेन प्रैक्टिकल चैप्टर बुक में इसको लिया क्यों है? क्योंकि अभी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस देंगे ये लोग, इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे बेचेंगे, बैलेंस शीट पे रखेंगे, ठीक है ना? तो ये सब कैलकुलेशन वगैरह करके अकाउंट बनाने के क्वेश्चन है, आपको एक एक करके क्वेश्चन शुरू करते हैं, चलेगा? फाइन, बट बिफोर दैट अभी भी अपने पास है 5-10 मिनट है ब्रेक के पहले, ओके? बिफोर दैट हम लोगों ने बहुत सारी जगह पे कुछ टर्म्स यूज किए हैं, जैसे कि कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? दैट इज ऑल्सो डिफाइंड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। देन फेयर वैल्यू, बराबर है ना? देखा ना आपने ऊपर, जब फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब इनिशियल रिकॉग्निशन कर रहे हो, तो हमेशा कौन से वैल्यू पे करना है? एट कॉस्ट। तो व्हाट इज कॉस्ट, क्वेश्चन आएगा कि नहीं? तो कॉस्ट भी डिफाइन किया गया है, कहां पे? AS13 में। एज पर AS13, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ द इन्वेस्टमेंट्स आर एक्वायर्ड इन कैश, मतलब कैश देके इन्वेस्टमेंट खरीदे हो, तो कॉस्ट इज इक्वल टू कैश प्राइस इंक्लूडिंग एक्विजिशन चार्जेस सच एज ब्रोकरेज फीस एंड ड्यूटीज। तो कैश प्राइस में हमें इंक्लूड करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में इंक्लूड करना है कौन सी चीजों को? कैश प्राइस में एक्विजिशन चार्जेस, ब्रोकरेज फीस, ड्यूटीज, जो भी है। एक्विजिशन चार्जेस बोला इन्होंने, मतलब वो इन्वेस्टमेंट एक्वायर करने के लिए जो भी चीज आपको देनी पड़ रही है, वो सब अमाउंट उसमें ऐड करना है। टैक्स हो, ड्यूटी हो, ब्रोकरेज हो, या फिर कुछ भी, मतलब किसी भी प्रकार का खर्चा, लीगल एक्सपेंस हो, किसी भी प्रकार का खर्चा। इन्वेस्टमेंट जब तक आपके नाम पे नहीं होता है, तब तक के सारे खर्चे आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करना है। क्लियर है क्या दोस्तों? फाइन। तो एक काम करो दोस्तों, लिखिए मीनिंग ऑफ कॉस्ट एज पर AS13। मीनिंग ऑफ कॉस्ट एज पर AS13। Roman 1, if investments acquired in cash, if investments acquired in cash और बैंक, मतलब पेमेंट किया आपने एक प्रकार से, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, सिंपल भाषा में लिखवा रहा हूं, परचेस कॉस्ट प्लस incidental expenses related to acquisition. Example, brokerage, duties, etc. कमीशन आ सकता है इसमें, कोई भी लीगल फीस आ सकती है। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? यानी मान लो कोई भी इन्वेस्टमेंट हमने 10 लाख रुपए में खरीदा और 2 लाख रुपए का टैक्स भरा, जिसका कोई रिफंड वगैरह हमें फ्यूचर में वापस नहीं मिलने वाला है, तो हम इन्वेस्टमेंट कितने पे दिखाएंगे? 12 लाख रुपए पे दिखाएंगे। क्लियर है क्या दोस्तों? 2 लाख को कृपया करके कोई भी दूसरे हेड को डेबिट करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट में ही उसको जोड़ना है। फाइन, चलो अगला एग्जांपल, रोमन 2, इन्वेस्टमेंट्स एक्वायर्ड
by issue of shares or other securities. Investments acquired by issue of shares or other securities. बस लिख के ले लो अभी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी गिवन अप। एक एग्जाम्पल बना के समझाता हूं इसको आप, ठीक है। ऐसे सभी एरियाज को कवर किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। अब ये क्या सीन है देखो, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट खरीद ली है, बदले में हमने कंसिडरेशन में क्या दिया, शेयर्स इशू कर दिए। किसके? हमारे कंपनी के, यानी रिलायंस के शेयर्स मैंने एक्वायर करे बाय इशूइंग देम शेयर्स ऑफ ईपीए। हो सकता है कैसे? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? हमारे बीच का एग्रीमेंट है, उन्होंने हमको शेयर दिया, हमने उनको शेयर दिए। अगर वो हमें शेयर देने के लिए राजी है, हम उनको शेयर देने के लिए राजी है, तो क्या संबंध है किसी का? हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं। अरे बोलो हाँ या ना? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर कंपनी में ये सब कॉन्ट्रैक्चुअल हो रहा है तो होता है ऐसे बहुत सारे केसेस में, ठीक है ना। तो उनके शेयर्स हम एक्वायर कर रहे हैं, बदले में हम हमारे शेयर्स उनको दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स एक्वायर्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज। ऐसा भी हो सकता है कि रिलायंस के शेयर्स मैंने खरीद लिए, बदले में उनको मैंने ईपीए के डिबेंचर्स दे दिए। अदर सिक्योरिटी, शेयर्स नहीं दिया, क्या दिया? हमारे कंपनी का कोई दूसरा सिक्योरिटी दे दिया, डिबेंचर्स दे दिए। तो ऐसे सिचुएशन में अमाउंट कौन सा रिकॉर्ड करूं? रिलायंस के शेयर का अकाउंट अमाउंट में मेरे बुक्स में एज ए इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करूं, या मैंने जो शेयर्स दिए उसका फेयर वैल्यू मेरे बुक्स में इन्वेस्ट। देखो सिंपल है, रिलायंस के शेयर्स खरीद रहा हूं तो मैं क्या एंट्री मारूंगा? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस, बराबर है कि नहीं? अरे बोलो, डेबिट होगा, करेक्ट है कि नहीं? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा। 2, अभी मैं मेरे कंपनी के शेयर्स इशू कर रहा हूं तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करूंगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। अब सवाल यह है, इक्विटी शेयर कैपिटल तो हमेशा फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, इफ यू रिमेंबर, बराबर है ना। तो मैंने जितने शेयर्स इशू किए उसकी फेस वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट को डेबिट करूं, या इन्वेस्टमेंट रिलायंस के शेयर्स का जो एक्चुअल भाव है उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं? तो AS13 ने यह कंफ्यूजन क्लियर किया है। AS13 ने बोला है जो सिक्योरिटी आपने गिवन अप की है ना, गिवन अप मतलब आपने जो थिंग दी है उसकी फेयर वैल्यू लेनी है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी मान लो रिलायंस के 10,000 शेयर्स मैंने एक्वायर किए, ओके। रिलायंस के 10,000 शेयर्स मैंने एक्वायर किए बाय गिविंग देम माय कंपनीज 50,000 शेयर्स। ईपीए के कितने शेयर्स दिए मैंने? 50,000 शेयर्स। तो दोस्तों ईपीए ने 50,000 शेयर इशू किए, तो ईपीए को इक्विटी कैपिटल कितना इशू करना, क्रेडिट करना पड़ेगा? 50,000 इंटू मान लो फेस वैल्यू 10 रुपए है। बट दोस्तों हमारे ईपीए के शेयर की फेयर वैल्यू कितनी है? मान लो फेयर वैल्यू 30 रुपए है। कितनी? 30 रुपए। एंड मान लो रिलायंस के शेयर की मार्केट वैल्यू मान लो 10 रुपए है। कितनी है? 10 रुपए। तो मैं बाय द वे शेयर्स कितने रुपयों के खरीद रहा हूं? फेयर वैल्यू के हिसाब से जाते हो तो रिलायंस के 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीद रहा हूं, बट बदले में मैं कितने के शेयर्स दे रहा हूं उनको? फेयर वैल्यू के हिसाब से जाते हो तो 50,000 शेयर्स इंटू 30 कितना? 15 लाख ना। तो मैं 15 लाख रुपए के शेयर्स उनको दे रहा हूं, और उनके कितने रुपए के शेयर्स ले रहा हूं? 1 लाख रुपए के। तो अभी देखो ना कंफ्यूजन क्या क्या है। मैं इन्वेस्टमेंट 1 लाख पे रिकॉर्ड करूं या 15 लाख पे रिकॉर्ड करूं, या इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5 लाख पे रिकॉर्ड करूं?
क्योंकि 50,000 शेयर 10 रुपए का फेस वैल्यू है, हमेशा याद रखो। इक्विटी शेयर्स जब हम इशू करते हैं तो हमेशा कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करने हैं बुक्स में? फेस वैल्यू पे। तो 5 लाख पे रिकॉर्ड करूं इन्वेस्टमेंट, या 15 लाख पे रिकॉर्ड करूं, या 1 लाख पे रिकॉर्ड करूं? ये कंफ्यूजन है। क्लियर है क्या? तो AS13 ने क्या बोला, जो सिक्योरिटी आपने गिवन अप की है ना उसके फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। तो मैंने दिया क्या उनको? इक्विटी शेयर्स ऑफ ईपीए दिए हैं। गिवन अप सिक्योरिटी कौन सी है? इक्विटी शेयर्स ऑफ ईपीए, जिसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 15 लाख। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करूंगा मैं कितने से? 15 लाख से। लेकिन सर इक्विटी कैपिटल तो 5 लाख से ही क्रेडिट होगा, तो बचा हुआ अमाउंट कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। समझ में आ रहा है क्या? ये बचा हुआ सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्यों डाल दिया? वही है डिफरेंस अमाउंट। हम कहा क्या बोलेंगे, हमारा 10 रुपए का शेयर है फेस वैल्यू वाला, ऊपर का जो है वो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो आज मुझे 15 लाख के शेयर्स मिले ऐसा मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं 15 लाख रुपए दे रहा हूं ना एक प्रकार से। आज मैं मार्केट में ये 50,000 शेयर इशू करता तो मार्केट में कितने रुपए मिलते हैं? 15 लाख मिलते हैं। आर यू ऑल गेटिंग इट? समझ में आ रही है बात? यस। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी गिवन अप से रिकॉर्ड करना है इन्वेस्टमेंट। ये याद रखना पड़ेगा बच्चों, आपको एमसीक्यू बन सकता है इसके ऊपर। मोस्टली मेन क्वेश्चन में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, बट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो हम एक काम करते हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं, चलेगा? कितने बजे मिलेंगे? 1:30 बजे।